जय हिंद साथियों, प्रतिशत पर अपने चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब अपने लास्ट के 2 या 3 टाइप और बचे चैप्टर, अब ये खत्म होने वाला है और आपको इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि अगर ये ना आया समझ में तो फिर अपने साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि में दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना, जितना अच्छे से प्रतिशत किया होगा उतना ही अच्छे से आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे। कल अपनों ने आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन करवाना है आपको। एक क्वेश्चन अपनों ने कल किया था ना, दाल चीनी वाला, याद है? ठीक है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। रमेश का मासिक वेतन 5,000 रुपए है। रमेश का मासिक वेतन, रमेश का जो मासिक वेतन, रमेश का मासिक वेतन कितना है भी? 5,000 रुपए है। रमेश का मासिक वेतन 5,000 है। वह 2:5 के अनुपात में, वह 2:5 के अनुपात में वस्त्र और भोजन पर खर्च करता है। वह 2:5 में वस्त्र और भोजन पर खर्च करता है। रमेश की सैलरी कितनी है? 5,000। वह वस्त्र और भोजन पर 2:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि वस्त्र की कीमत में 10% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए और भोजन पर 20% से बढ़ जाए, यदि वस्त्र की कीमत 10% और भोजन पर 20% से बढ़ जाए तो उसका वेतन कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? उसका वेतन कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा की गई खपत पर कोई भी प्रभाव ना पड़े? ठीक है ना, ये सवाल आज हम कर रहे हैं। इससे पहले एक सवाल हमने किया था, उसमें यह था कि एक परिवार जो है चावल, दाल और आटा पर खर्च करता है किस अनुपात में? 12:17:3 में। याद है ना सवाल? फिर लिखा हुआ था कि भी चावल के मूल्य में वृद्धि कर दी उन्होंने 20%, दाल में वृद्धि कर दी 30% और आटे में वृद्धि कर दी 50%। तो बताओ उसका खर्च कितने परसेंट बढ़ गया? याद है ना? तो सेम ही सवाल है। एक व्यक्ति की सैलरी दे रखी है 5,000 और वो वस्त्र और भोजन पर खर्चा करता है 2:3। वस्त्र का भी मूल्य बढ़ गया और भोजन का भी। देख लो, इन दोनों को सेम ही सवाल है। तो इसमें तो पूछा था कि बताओ खर्चा कितना बढ़ गया, इसमें पूछ रहा है कि बताओ सैलरी कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब कितना, क्योंकि जितना मूल्य बढ़ेगा उतना ही आय भी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप आय नहीं बढ़ाओगे तो आप जो है उतना खर्चा नहीं कर पाओगे जितना पहले कर रहे थे। सिंपल सा एग्जांपल है, भाई 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा रहे थे और पेट्रोल वालों ने कह दिया कि 120 रुपए लीटर है, तो अब 1 लीटर चाहिए तो 120 रुपए लाने ही पड़ेंगे। अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाओगे तो वो 1 लीटर पेट्रोल तो देने वाला नहीं। तो अगर मूल्य बढ़ता है तो उसके बदले में हमें हमारा खर्च बढ़ाना पड़ेगा। खर्च बढ़ाना पड़ेगा मतलब सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक ही बात है। इसमें उसने कहा था कि बताओ उसका खर्च कितने परसेंट बढ़ जाएगा। यहाँ वो कह रहा है बताओ उसे सैलरी कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी ताकि खर्च उसका क्या रहे? समान रहे। समझे? तो बात एक ही है दोनों में। ठीक है ना, तो इसके अंदर तो परिवार की आय दे ही नहीं रखी थी, फिर भी हमने इस सवाल को हल कर दिया। इस बार इस बंदे की क्या दे रखी है? सैलरी दे रखी है। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि सैलरी दे या ना दे, सैलरी का सवाल से कोई लिंक नहीं है। अगर होता तो फिर इस सवाल में भी सैलरी देनी पड़ती उसको। इसकी तो सैलरी नहीं दी थी, फिर भी हमने इसको हल किया था और इसके अंदर उसने सैलरी दी है। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो क्या चिपका देते हैं? सैलरी। अब कंफ्यूज होता कैसे है बंदा? आप पढ़ोगे कि रमेश का वेतन कितना है, वो वस्त्र और भोजन पर किस अनुपात में खर्चा करता है? 2 और 5 कितना होता है? 7 का तो 5,000 में भाग
वो रुक जाती है गाड़ी। भाग ही कौन जान लग रहे हो? जब भाग ही नहीं जाएगा तो वस्त्र और भोजन पर निकलेगा कैसे मान? जब मान नहीं निकलेगा तो फिर उसमें 10% और 20% वृद्धि कहां से कर दोगे? पॉइंटों में आएगा। आप अगर 5000 में भाग दोगे 7 का तो मान आएगा पॉइंटों के अंदर, और पॉइंटों के अंदर भी वो आएगा। ऐसा नहीं पॉइंट के अंदर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के बाद में भाग रुक जाए, अनंत तक चलता रहेगा। 7 ऐसी संख्या है, भाग दोगे तो चलती रहेगी गाड़ी, रुकने वाली नहीं है। 7 7 49, 7 7 49 ऐसे करके चलती रहेगी गाड़ी, ठीक है ना। तो भाग रुकने वाला नहीं है, तो फिर आपसे ये 10% और 20% भी नहीं बनेंगे। बंदा गया गाड़ी रोक देता है कि भाई ये सवाल तो होगा नहीं, जबकि इसका इस वेतन से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो फिर इस सवाल में भी तो वेतन दिया होता। दोनों एक साथ इसलिए रखे हैं ताकि आपको इन चीजों की बात समझ में आए, ठीक है। एग्जामिनर घुमाने फिराने के लिए कुछ चीजें देते हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना होता है, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब पता होगा। नहीं पता होगा तो फिर कैसे इग्नोर करोगे, ठीक है। मैं इस सवाल को दोबारा से पढ़ता हूं और इस सवाल को भी पढ़ता हूं, आप देख लेना, बिल्कुल सेम है। एक में सैलरी नहीं है और एक में सैलरी है। ये बिना सैलरी के हल किया था, तो ये भी बिना सैलरी के हल हो सकता है, ठीक है ना। दोनों सवाल पढ़ते हैं अपने दोबारा से। देखो पहले ये सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल था कि एक परिवार में चावल, दाल, आटा खाया जाता है जिनके खर्चों का अनुपात 12, 17 और 3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में 20, 30 और 50% की वृद्धि हुई तो परिवार का कुल खर्चा कितने % बढ़ गया? ये हमने सवाल कल ही किया है, ठीक है ना। इसमें कहीं भी परिवार की आय नहीं दे रखी। फिर एक सवाल ये आपके सामने कि रमेश का मासिक वेतन 5000 है, वह 2:5 के अनुपात में वस्त्र और भोजन पर खर्च करता है। यदि वस्त्र की कीमत 10% और भोजन 20% बढ़ जाए तो उसके वेतन में कितने % बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि उसके द्वारा की गई वस्तु की खपत पर कोई भी प्रभाव ना पड़े? दोनों सवाल बिल्कुल सेम है। इसके अंदर आय नहीं दे रखी थी, इसके अंदर आय दे रखी है। तो हम इस आय को अगर ना भी यूज करें तो भी हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। याद हो तो मैंने बताया था कि भी प्रतिशत, अगर अनुपातों का प्रतिशत निकालना पड़े तो अपनी मर्जी से 2-2 जीरो लगा देना, याद है ना। वो चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं कि अगर अनुपातों का % निकालना पड़े तो आप अपनी मर्जी से 2-2 जीरो लगा दो। यानी वस्त्र पर खर्च कर रहा है कितना? 200 और भोजन पर खर्च कर रहा है 500, तो उसका जो कुल खर्च इन दोनों पर हो रहा है वो कितना हो रहा है? यानी कमाए चाहे कितना ही कमाए, भाई सारा का सारा 5000 इन दोनों पे थोड़ी खर्च कर रहा होगा। वो उसकी बंदे की सैलरी है और वो सैलरी है, वो हर जगह खर्च कर रहा होगा, लेकिन उसमें से हमें तो सिर्फ उसने 2 चीजों का जिक्र किया है, ठीक है ना। तो हमारे इस सैलरी से इसका कोई लिंक नहीं है। हम इतना मानेंगे कि 500 भोजन पर खर्च हो रहा था, 200 वस्त्र पर हो रहा, तो खर्च कितना हो रहा है? 700 रुपए खर्च हो रहा है। अब भोजन पर 10% बढ़ गया तो भी वस्त्र पर 10% बढ़ गया तो 200 का 10% कितना होता है? 20। तो 20 रुपए उसके वस्त्र पर खर्च बढ़ गया। भोजन की बात करें तो 500 का 20% भोजन पर बढ़ गया, 20 पंजा 100 रुपए भोजन पर बढ़ गए। तो इसका मतलब अब खर्चा हो रहा है उसका 220 तो वस्त्र पे, और भोजन पर कितना हो रहा है? 600। टोटल कितना हो रहा है? 820। आप देख सकते हो पहले के मुकाबले 120 रुपए ज्यादा खर्च होने लगे। पहले 700 रहे थे और अब 120 रुपए खर्च ज्यादा होने लग गए। तो ये 120 की उसे वृद्धि करनी पड़ेगी नहीं अपनी सैलरी में, तभी तो गाड़ी चलेगी। तो हमें ये बताना है कि 120 की जो वृद्धि हुई है वो 700 का कितना % है, क्योंकि जितने % खर्चा बढ़ा है उतने % सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो 120 700 का कितना % है? 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, 7 से करें तो 7 एकम 7 बचा कितना? 5 7 7 49। तो उसे अपनी आय में 17 से ही 1/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये भी सवाल ऐसे ही किया था सेम ही अपनों ने माना था कि भाई
3200 पहले खर्च कर रहा था, फिर नया खर्चा आया और फिर उसका परसेंट हमने कल निकाला था, ठीक है ना। तो सैलरी दे चाहे ना दे, सवाल का उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर 5000 को लेके बैठ गए तो आपसे ये सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि गुणा भाग होने नहीं है और फिर गाड़ी अटक जाएगी। तो बिना सैलरी के ही आराम से हो जाएगा। वस्त्र पे 2, भोजन पे 5, मान लेंगे 200 और 500 टोटल हो रहा है 700। 200 का 10% 20, 500 का 20% 100, यानी खर्चे में बढ़ोतरी 120 होगी। 120 700 का कितना परसेंट है? 17/1/7%। आया कुछ समझ में? तो ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर चिपका देते हैं और बच्चे हो जाते हैं देखो कंफ्यूज। अब ध्यान रखना आपको विशेष तौर पे ऐसे सवाल का। चलो अब अपने नया कुछ सीखते हैं, उतारो इसको। देखो आप में से कई तो पुराने होंगे और कई नए होंगे, ठीक है। अब नए होगा तो मैं नहीं जानता ना, वो मुझे जानते, लेकिन पुराने तो जानते हैं। थार्मो घना सारा BSSC GT का पेपर देके आया है, अरे घना ही कोचिंग करी है, एक एक ना हिला हिला के पूछ लिया। कोई को नहीं कि मैं कर ले, क्योंकि मैं बाने जाके के आया हूं, उनसे पूछ लेना जो किया है ना क्लास में, ऐसे कैसे वहां क्वेश्चन छपे हैं, किसी को भी हिला के पूछ लेना। इसके अलावा ग्रुप डी के बच्चे पेपर दे के आए होंगे, जिनका फिजिकल मेडिकल हो गया, आप मैदान में दौड़ते हो, अभी फिजिकल दिया होगा, कोई ना कोई कांटेक्ट में होगा, उनसे पूछ लेना। वन रक्षक के बच्चे अभी दौड़ रहे हैं, वन रक्षक के मैदान में मिलते होंगे, पूछ लिया कि फरहान सर जिन जाना होगे, पढ़ा होगे, आश्रम में पढ़ा होगा तो मुझसे पढ़ा होगा, और पूछ लियो, पेपर दे के आए होंगे, क्वेश्चन होगा। जो कर रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे, इतने सारे बता दिए, कोई सा भी मिल जाए, चाहे रेलवे का मिल जाए, चाहे SSC GT का मिल जाए, चाहे वन रक्षक के मिल जाए। कई आपके इधर भी होंगे अपने जो है ना हॉस्टल, इनके भी बच्चे पढ़े, पेपर दे के आए, पूछ लियो कि पेपर कैसा आ रहा है, जैसा किया है वैसा का वैसा ही आ रहा है, खाली डाटा चेंज होगा, यहाँ राम है तो वहां शाम होगा, यहाँ 500 है तो वहां 700 होगा। क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि सारे नए क्वेश्चन हैं। नए क्वेश्चन 2018, 19, 20 और 21। 20 में तो पेपर होया कौन, तो 20 को निकाल दे, 19 और 21, ठीक है। अब 22 और 23 में पेपर हो रहे हैं, तो अगर ढंगू करोगा तो राजी हो रहा होगा पेपर देते ही, अब मिला खुश हुआ, और गुरुजी अब ये करो, वो इसो के इसो ही छप्पे है, ये बोला भी, और नहीं किया तो फिर थाने के ठाए के आया के है, ठीक है। स्टूडेंट होंगे घूमते फिरते मिल जाएंगे, पूछना आराम से, लेकिन थाना भी सीरियसली पढ़ना हो सी। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 5% की कमी कर दी जाए तो वह 5/2 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? अब अपने भिन्न बनाना सीखेंगे। हाँ अभी बता देंगे, पहले इसको तो हटा दें, ठीक है, क्योंकि डाटा में थोड़ा थोड़ा लिखता रहूंगा। सवाल देखो क्या है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी कर दी जाए तो वह 5/2 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 5% की कमी कर दी जाए तो वह 5/2 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? तो मैंने आपको बताया था जब भी संख्या ना दे रखी हो क्या मानते हैं अपने, 100 ही मानते हैं, ठीक है। और भिन्न के अंदर एक होता है अंश और एक होता है हर, तो थोड़ा दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए अंश को a मान लेते हैं, हर को क्या मान लेते हैं b, ठीक है ना। तो अपने नॉर्मली मानते हैं संख्या 100 है तो ये होगी 100a और ये होगी 100b, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अब वो कह रहा है कि यदि मैं अंश में 20 की वृद्धि कर दूं, अब आप ही बताओ 100 तो है, 20 की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? 120 ही तो होगा। दूसरा वो कह रहा है हर के अंदर मैंने 5 की कमी कर दी, अब हर में 5 की कमी करेगा कितना होगा? 95। अंश हो गया 120 और हर हो गया 95। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वह तो 5/2 हो जाती है।
हमने माना कि हमारा अंश 100a है और हर 100b है। उसने कहा मैंने अंश में 20 की वृद्धि कर दी, यानी कितना हो जाएगा 120। उसने कहा मैंने हर में 5 की कमी कर दी, तो कितना हो जाएगा 95b। ठीक है, और वो कह रहा है मैंने ऐसा करने पर जो मेरी भिन्न है वो बन गई 5/2। तो बताओ पुराने वाली भिन्न क्या थी, यानी जो हमने ये मान रखी है ये क्या थी। तो हमें मोटा मोटी ए और बी का मान चाहिए, क्योंकि 100 से 100 तो कट ही जाता है। तो हमें ए और बी का मान चाहिए। ए और बी का मान मिल जाए तो हमें पता लग जाएगी हमारी भिन्न क्या थी। हमने ये कल्पना से माना कि हमारी जो भिन्न है उसका अंश है 100a और जो हर है उसका है 100b। ठीक है, 100 इसलिए मानते हैं ताकि परसेंट में कमी वृद्धि करनी आसान हो। 100 में 20 जोड़ोगे तो तुरंत क्या लिख दोगे 120, और 100 में 5 कम करना हो तो तुरंत क्या लिख दोगे 95। तो हमने वृद्धि और कमी की, और सवाल में कह रहे हैं कि ऐसा करने से भिन्न क्या बन गई 5/2 बन गई। तो पुराने वाली भिन्न क्या थी, यानी ए और बी का मान चाहिए। तो निकाल देंगे अपने ऊपर नीचे 5 का भाग दे दे 19 5 95, 24 5 120, 19 5 95 और 24 5 120। अब मुझे तो केवल ए और बी का मान चाहिए, क्योंकि मेरी जो भिन्न होगी वो ए और बी से ही बनेगी। ए और बी का मान चाहिए, तो इस ए के पास कौन बैठा है 24। 24 का वज्र गुणा कर देता हूं 2 के साथ, तो ये चला जाएगा उधर 24 दूना 48। ठीक है ना, मुझे ए बी का मान चाहिए, तो ए बी के आसपास जो भी है उनको सामने भेज देते हैं अपने। और मुझे बी का मान चाहिए तो 19 5 95, तो ए हो जाएगा 95 और बी हो जाएगा 48, यानी मेरी भिन्न हो जाएगी 95/48। ठीक है ना, दोबारा से देखो, मैंने माना कि मेरी भिन्न का अंश कितना है 100a और हर कितना है 100b। उसने कहा यदि भिन्न के अंश में 20 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5 की कमी कर दी जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। मुझे खाली ए और बी का मान चाहिए, तो जितना कट रहा था उतना मैंने काट दिया। 5 के पाड़े से काटा 24 आया, 5 के पाड़े से काटा तो 19 आया। 24 का वज्र गुणा कर दिया 2 के साथ, तो 24 दूना हो गया 48, 19 5 हो गया 95। तो ए और बी का मान आ गया 95/48। ये मेरी भिन्न है और ये उसका मान है, क्योंकि 100 से 100 तो कट ही जाता है, कल्पना से लिखा हुआ है। तो मेन हमारी भिन्न रह जाएगी 95/48 है क्या ऑप्शन में 95/48। अब आप लोग करके बताओगे, सेम ही सवाल है बिल्कुल। ठीक है, आप इसको उतारो और सेम सवाल करके बताओगे। यदि एक भिन्न के अंश में, यदि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि, ठीक है ना, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए और हर के अंदर, हर में 8% की कमी कर दी जाए। अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए, हर में 8% की कमी कर दी जाए, तो उसका मान जो है 15/16 हो जाता है। अब आपको बताना है कि वो भिन्न क्या होगी। ठीक है, यदि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी की जाए तो उसका मान 15/16 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगी ये हमसे पूछा है। मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी। मूल भिन्न क्या होगी, कर दिया।
देखो वही पहले की तरह अपने मानेंगे कि हमारी जो भिन्न है उसका अंश 100 a है और हर 100 b है। अगर अंश में 15 की वृद्धि कर दी जाए, अंश में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो क्या बनेगा 115 a। हर के अंदर 8 की कमी कर दी जाए, सही है ना, तो क्या बनेगा 92 b। और वो कह रहा है ऐसा करने पर क्या बनी गई भिन्न 15/16 भिन्न बन गई। तो हमें तो ए और बी का मान चाहिए, हमारी भिन्न ए और बी है, ठीक है ना। हमने मानना है कि हमारी भिन्न 100 ए 100 बी है और 15 की वृद्धि करेंगे तो 115 ए और 8 की कमी करेंगे तो 92 बी बनेगी। ऐसा बनेगी, जबकि वो कह रहे हैं 15/16 बनेगी, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। हमारे हिसाब से तो ये बननी चाहिए थी और वो कह रहे ये बन गई, तो दोनों बराबर। ए और बी का मान चाहिए अब हमें, तो 23 पंजे 115, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, ठीक है। 5 तिया और 4 चौके, तो ए और बी का जो मान है वो कितना आ गया 3/4, ठीक है। 23 के पाड़े से दोनों ही कट गए, 23 पंजे 115 और 23 चौका 92। फिर 5 के पाड़े से बराबर का निशान है ना, आमने सामने भाग हो सकते हैं, बराबर का निशान है, आमने सामने भाग हो सकते हैं। 5 का भाग 15 में दोगे 3 आएगा, 4 का भाग 16 में दोगे तो 4 आएगा। 5 तिया 15 और 4 चौके 16। अब यहां सिर्फ ए और बी बचा है, सामने बचा है 3/4, तो भिन्न बनेगी आपकी 3/4, सही है। एक और देते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक भिन्न के अंश में, यदि एक भिन्न के अंश में, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए, अंश के अंदर 200% की वृद्धि और हर के अंदर 350% की वृद्धि की जाए, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि की जाए, तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाती है। तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाती है। मूल भिन्न क्या थी? मूल भिन्न क्या थी? 5/8। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 5/12 हो जाती है। मूल भिन्न बताओ, हो जाती है। मूल भिन्न बतानी है आपको, मूल भिन्न बतानी है, ठीक है। वही चीज मानेंगे अपने, सेम चलेंगे अपने। हमारे मूल भिन्न जो है वो 100 ए और 100 बी थी। अब अगर 20 की वृद्धि करें, सही है, सही है। अंश में 200 की वृद्धि कर दी, देखो 20 की वृद्धि कर रहे हैं तो 120 हो रहा है। अगर 20 की वृद्धि करें तो 120, 15 की वृद्धि करें तो 115, अगर 200 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? फिर 300 होगा। 300 भाई 100 तो है ही और आपने 200 की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा? 300। 100 के अंदर जोड़ना है, जब 10 जुड़ सकता है, 20 जुड़ सकता है, तो 200 भी तो जुड़ सकता है। और हर में कितने की वृद्धि कर दी? 350 की, तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो ये हो जाएगा। वो कह रहा कितना हो गया? 5/12। 0 कम रहेगी ये। अब ठीक है, तो अंश में 200 की वृद्धि होगी, हर में 350 की वृद्धि होगी, ठीक है। तो भिन्न क्या बन गई? 5/12। हमें ए और बी का मान चाहिए, तो 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 तिया 45,
ठीक है। अब आमने सामने भाग हो सकता है ना, बराबर का निशान है, 3 चौके 12। अब हमें तो चाहिए खाली A बट्टा B। तो देखो A के पास कौन बैठा है, 2, उसका वज्र गुणा कर देते हैं 4 के साथ, तो 2 चौके 8, ऊपर 5 वैसे का वैसा, क्योंकि इधर तो कोई बच्चा है नहीं वज्र गुणा के लिए, कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमारी भिन्न बनेगी 5 बट्टे 8। ठीक है ना। पहले 0 से 0 कट किया, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 3 का भाग दिया 12 में तो 4 आया, 2 का वज्र गुणा कर दिया 4 के साथ, तो कितना आ गया अभी 8, तो 5 बट्टे 8। ठीक है ना। A बट्टा B का मान आ गया 5 बट्टे 8। आया कुछ समझ में? चलो नेक्स्ट और करते हैं, अपने एक और भिन्न बनाते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, तो परिणामी भिन्न 1 सही 1 बटा 20 होगी। परिणामी भिन्न 1 सही 1 बटा 20 समझते हो क्या? 1 सही 1 बटा 20। देखो सवाल ये है कि अंश में 200 की वृद्धि और हर के अंदर 400% की वृद्धि कर दी जाए, तो भिन्न 1 सही 1 बटा 20 हो जाती है। मूल भिन्न बतानी है अपने को, मूल भिन्न 7 बटे 4 या 1 सही 3 बटे 4, 7 बटे 4 या फिर 1 सही 3 बटे 4। आ रहा है क्या आंसर? कोई ना हम करवा देंगे। कोशिश जरूर किया करो भी, कोशिश जरूर किया करो, क्योंकि अपने एक एक टाइप के 4-4 5-5 सवाल कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई कितना भी कमजोर हो बात पहुंच जाए उस तक। हाँ, नहीं तो अपना तो काम है एक टाइप के 2 सवाल करवाने से भी चल जाएगा, बाकी के 2 सवाल थार खातरी करवा तो आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। और कोशिश करेंगे तो आंसर जरूर आएगा। 7 बटे 4, 7 बटे 4 कर दिया, 7 बटे 4। अपना आ गया आंसर। कोशिश तो करनी पड़ेगी, खुद को कोशिश करनी पड़ेगी। देखो अंश में 200 की वृद्धि और हर में 400 की वृद्धि, भाई 200 की वृद्धि करोगे 100 तो है ही, 200 की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा 300A, 100 तो है ही, 400 की वृद्धि करोगे तो कितना बनेगा 500B, और बराबर 20 एकम 20 में 1 जोड़ेंगे 21 बटा 20, 2 0 से 2 0, 3 7 5 चौका 20, तो भिन्न आपकी हो जाएगी 7 बटे 4। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप 7 में 4 का भाग दे सकते हो, 4 एकम, शेष कितना बच गया 3। अब ये जो शेष बचता है ना 3, इसे आप ऊपर लिख सकते हो और जिसका भाग देना है उसे बटे में लिख सकते हो। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 सही 3 बटे 4, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। तो उसने खुद ने भिन्न सी बनाई है ना 1 से 1 बटा 20 की, तो आप इसे 1 सही 3 बटा 4 भी लिख सकते हो। सही है। रतन जी देखिए कितना खुश हो रखे हैं, पेपर दे रहा है तो चेहरा आज मैं पूछूं किसा करो गुरुजी खतरनाक है, जबकि थे मानता नहीं रतन जी थोड़ा सा कमजोर है। तो फिर 63 क्वेश्चन करके आए, वो 80 नंबर का तो पेपर था ये SSC GD का,
तो कोशिश करनी पड़ती है, चीजें आएंगी वहां पूछे थे घना खुश हो रहा क्या ये? पुराना जाना नया तो कौन जाना, पुराना तो जाना है। हाँ अच्छा, मक्खी चंद पांडे जी आगे क्या कैमरे पे क्या मिठाई लगा के रखते हो क्या अभी? क्वेश्चन नंबर देखो, ये टाइप हो गया ना पूरा, ठीक है। नेक्स्ट नया टाइप करते हैं अपने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना अब इसको। ये जो है फेल पास से संबंधित है ये किसका, रीजनिंग का है। रीजनिंग में जब ऐसा सवाल आता है तो डायग्राम बना करके पहले से देते हैं वो, ठीक है ना, फिर हम उस डायग्राम से हमसे उत्तर पूछते हैं। लेकिन गणित में जब आता है तो लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, डायग्राम ना तो वो बना के देंगे और ना ही हमें बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। ये डायग्राम का काम रीजनिंग में बिना डायग्राम के अपने गणित में इसको हल कर सकते हैं। तो जब गणित में पूछा जाएगा ना तो वो डायग्राम देंगे और ना ही हमें बनाने की जरूरत है। अब सुनो सवाल कैसा आएगा, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं और 65% गणित में पास होते हैं, ठीक है। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं और 65% गणित में पास होते हैं। 27% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। 27% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए और 248 विद्यार्थी दोनों में पास हो गए। 248 विद्यार्थी दोनों में पास हो गए। तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो आपको तो सबसे लास्ट लाइन को ध्यान करना है, उसने लिखा हुआ है कि 248 विद्यार्थी पास हो गए, 248 पास हो गए। तो हमें पास वालों का परसेंट यूज करना है, ठीक है ना। मैं तो दोनों लिख रहा हूं, फेल और पास, लेकिन एग्जाम के अंदर टाइम बचाना होगा तो उसके लिए आप सवाल को पूरा पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा अपने आप ही कि हमें कौन सी लाइन की जरूरत है और कौन सी लाइन छोड़नी है, ठीक है ना। एक बारी मैं दोनों यूज कर रहा हूं, देखो हम पास वाली लाइन भी यूज कर रहे हैं और फेल वाले भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजी के अंदर बच्चों ने पेपर दिया, अंग्रेजी के अंदर यानी अंग्रेजी वाला मास्टर आया और क्लास में पूछा कि कितने बच्चे पास हुए, तो 100 में से 70 विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा कर दिया। जब अंग्रेजी का टीचर आया क्लास में और पूछा कितने जने पास हो, तो 70 विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया है, ठीक है। कितने में से 70% बोले ना, परसेंट, यानी 100 अगर विद्यार्थी हो क्लास में तो उसमें से 70 विद्यार्थी बोले कि भी हाँ हम अंग्रेजी में पास हैं। तो फेल कितने हो गए? 30 फेल हो गए, सही है। फिर अंग्रेजी वाला मास्टर चला गया, गणित वाला मास्टर आया, ठीक है। तो पास हो गया 70, तो फेल भी तो होगा, हाँ, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर एक ही लाइन चुननी है, फेल वाली पास वाली, वो सवाल में दिया होगा डाटा, उसके अकॉर्डिंग। अपने तो दोनों लेके चल रहे हैं, लास्ट में बता देंगे कि हमें किसकी जरूरत है और किसको छोड़ना है। अब लास्ट में आगे बढ़े तो लिखा हुआ है गणित के अंदर। गणित का जब मास्टर आया क्लास में तो गणित वाले ने पूछा कि कितने जने पास हो, तो 65% विद्यार्थियों ने कहा कि हम पास हैं। तो फेल कितने हो गए? 35 फेल हो गए, 35 फेल हो गए। अब आप इस चीज को नोट करना, देखो 100 बच्चे थे, गणित वाला आया तो उसने कहा कितने बच्चे पास है, तो 70 जनों ने हाथ खड़ा कर दिया, 70 जनों ने, ठीक है ना। अब गणित वाला टीचर आया, गणित वाले ने पूछा कितने पास हो, तो 65 ने हाथ खड़ा कर दिया। यानी इसके अंदर वो बच्चे हैं ना जो गणित में भी पास हैं और अंग्रेजी में भी पास हैं, सही है ना। तो इस कॉलम के अंदर वो बच्चे भी हैं जो गणित में भी पास हैं और अंग्रेजी में, क्योंकि 100 में से 70 कह रहे हैं हम अंग्रेजी में पास और 100 में से 65 कह रहे हैं हम गणित में पास हैं। तो वो जो गणित वाले 65 है उसमें कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी के भी हैं, ठीक है ना। और जो अंग्रेजी वाले मास्टर ने पूछा तो 70 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो उसमें वो बच्चे भी है जो गणित में भी पास हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर
2 बार काउंटिंग होगी, एक ही बच्चे को 2 बार गिन लिया, गणित वाले मास्टर ने भी गिन लिया और अंग्रेजी वाले ने भी गिन लिया। सेम चीज यहां हुई है, 30 बच्चे फेल है, 35 बच्चे फेल है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल है, तो अंग्रेजी वाला मास्टर भी गिन गया और गणित वाला भी गिन गया, ठीक है ना। अब एक और मास्टर आया, उसने पूछा कि दोनों विषयों में कितने जने फेल हैं, दोनों विषयों में कितने जने फेल हैं, दोनों विषयों में कितने जने फेल हैं। तो 27 बच्चे खड़े हो गए कि हम तो गणित में भी फेल हैं और अंग्रेजी में भी फेल हैं, तो दोनों वाले हमेशा क्या करना है अभी, घटाना है। दोनों वाले क्यों, क्योंकि 2 बार गिने गए। 27 बच्चे ऐसे हैं जो गणित वाले टीचर भी गिन गया और अंग्रेजी वाला भी गिन गया। 27 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों के अंदर फेल हैं। जब दोनों विषयों में 27 फेल है तो 100 में 27 दोनों विषयों में फेल है, तो दोनों विषयों के अंदर पास कितने हैं, कितने हो जाएंगे, 73। 73 ऐसे 100 में से 70 और 30 कितने होते हैं, 100, 65 और 35 100, तो 27 विद्यार्थी अगर दोनों के अंदर फेल है तो 73 दोनों के अंदर पास है, यानी ऐसे विद्यार्थी 73 निकल गए जो गणित में भी पास है और अंग्रेजी में भी। तो दोनों वाले हमेशा घटाने हैं, दोनों वाले मतलब दोनों साइड काउंट हो गए तो उनको घटाना पड़ेगा। एक आदमी एक जगह काउंट होना चाहिए ना, 2 बार काउंट हो गए तो दोनों वाले हमेशा घटाने हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। अब बिल्कुल शुद्ध परसेंट आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का योग कितना बनेगा अभी, 135 टोटल बनेगा 135। 135 में से 73 घटाए तो 5 में से 3 गए 2, यानी 62% विद्यार्थी हैं ऐसे जो पास हो गए हैं पूरी तरह से। और दूसरी साइड कितने विद्यार्थी हैं ऐसे जो फेल हो गए, इन दोनों को जोड़ना है और इसे घटाना है तो 38 ही आएगा, क्योंकि योग तो 100 ही होने वाला है, ठीक है ना। तो बस आप इतना याद रखना कि अलग अलग सब्जेक्ट में जो फेल पास हुए उन्हें जोड़ना है और दोनों वालों को घटा देना है। अब शुद्ध रूप में जो पास हुए हैं वो 62% है, जो फेल हुए हैं वो 38% है। और सवाल में लिखा हुआ है कि क्लास में 248 बच्चे पास हैं, यानी हम चाहते तो इस एक लाइन से हमारा काम चल जाता, ठीक है ना, फेल वाले को यूज करने की जरूरत नहीं थी। सवाल में आंकड़ा किसका दिया हुआ है, पास होने वालों का, कि 248 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो हम सीधा सीधा लिख देते, अंग्रेजी में 70 पास, गणित में 65 पास और दोनों कितने 73 दोनों में पास, तो दोनों वाले घटा लेते, हमारे पास ये परसेंट आ जाता 62। अब 248 किसकी वैल्यू है, 62 की, और कुल विद्यार्थी हम कितने मानेंगे भी, 100, कुल विद्यार्थी 100 मानेंगे, ठीक है ना। अभी इस पर और काम करेंगे अपने, कम समझ में आया ये। 2 चौके 8 होते हैं, 2 चौके 8 और 6 चौका 24, यानी 62 का इसमें भाग देंगे तो भाग किस पे जाएगा, 4 पर, और 4 गुणा 100 400, तो कुल विद्यार्थी जो वहां मौजूद थे वो कितने थे भी, 400। पहले बताओ आंसर आया क्या, 400, सही है। अब ढंग से समझते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि फिर 1-2 सवाल और भी करेंगे, तो पहले इसको ध्यान से समझ लेना। सवाल शुरू होते हैं कि एक क्लास में अंग्रेजी के अंदर 70% विद्यार्थी पास हो गए, तो फेल कितने होंगे, 30, ठीक है। गणित के सब्जेक्ट में 65% विद्यार्थी पास हो गए, तो फेल कितने होंगे, 35, ठीक है। फिर उसने कहा कि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों के अंदर फेल हो गए। अगर 27% दोनों में फेल हो गए तो दोनों में पास कितने होंगे, 73। टोटल हमेशा 100 रखना है अपने को, 70 और 30 100, 65 और 35 100, तो 27 और 73 भी 100, क्योंकि सारा परसेंट में चल रहा है, रियल तो हमें पता ही नहीं है। 27% अगर दोनों में फेल हुए तो 73% दोनों में पास हो गए। एक बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों वाले हमेशा क्या होंगे, घटेंगे, हमेशा घटेंगे। अब उसने हमें ये कहा है
कि क्लास में 248 बच्चे पास हुए हैं, यानी हमें इसको काउंटिंग करनी है, इसकी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। एक बार तो हमने दोनों को लेके चल लिया, अब आंसर के लिए हमें इसको यूज करना है। तो उसने कहा 248 बच्चे पास हुए, तो हम क्या करेंगे, पास वाले जो सब्जेक्ट में पास हुए उनको तो जोड़ देंगे, और जो दोनों के अंदर पास हुए हैं उनको घटा देंगे। तो इन दोनों का योग आया 135, 135 में से 73 घटाया तो कितना बच गया, 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो 248 बच्चे जो हैं वो इस 62% की वैल्यू है, तो फिर 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। तो उस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 400। अभी एक सवाल और करते हैं और समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले सवाल में थोड़ा सा कम समझ में आया, एक सवाल और करते हैं अपने, 2-3 सवाल करेंगे तब तक पक्का हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उतार लोगे एक बारी, एक बार उतार लो, उतारो, फिर अपने एक और सवाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे है ये प्रॉपर आपके रीजनिंग का डायग्राम वहां बना होता है, कई बार देखे होंगे ना अपने कि भाई इतने गरीब हैं, इतने अमीर है, इतने शिक्षित है, इतने नहीं है, डायग्राम बना होता है, कोई वृत्त का, कोई आयत का, कोई वर्ग का, कोई त्रिभुज का, फिर उससे हम इनसे आंकड़े पूछते हैं वो। लेकिन गणित में भी इस पर सवाल आ जाते हैं कई बार, तो गणित में आएगा तो फेल पास का पूछेंगे वो। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं कि इतने लोग टीवी देखते हैं, इतने लोग न्यूज पढ़ते हैं, इतने घरों के अंदर फ्रिज है, इतने घरों के अंदर कार है, इस प्रकार के सवाल बनेंगे, या फिर ये फेल पास हो जाएगा है। हाँ ठीक है, बुक होंगी आपके पास तो आपको इस टाइप के कुछ सवाल मिल जाएंगे, या तो फेल पास के पूछते हैं या फिर वो पूछ लेते हैं कि इतने लोग जो है ये चीज यूज करते हैं, इतने लोगों के पास ये चीज है। उतार लिया क्या, ठीक है। एक सवाल लिखो आप, एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए, एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए, एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए और 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 240। ठीक है, दोनों विषयों में पास जो हुए कुल विद्यार्थी वो कितने हैं, 240। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए और 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो बताओ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। चलो करें सवाल, सेम ही है सवाल, पास और फेल। जिनको नहीं समझ में आया वो अब एक और मौका है, ध्यान से देखना। देखो अंग्रेजी के अंदर कितने पास हो गए, अंग्रेजी में 70 पास, तो फेल कितने, 30। गणित के अंदर
गणित के अंदर 80 पास, तो फेल कितने? 20। दोनों विषयों के अंदर कितने फेल? 10, तो पास कितने? 90। सवाल में लिखा हुआ है कि 144 विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में पास हुए। अपने भी निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़कर 90 को घटाना, ये कितने होंगे? 150। 150 में 90 गए 60, तो 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए। तो 144 जो है किसकी वैल्यू है? तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 6 दूनी 12, 6 चौका 24, और 24 गुणा 10 कितना होता है भी? 240। 240 विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में पास हो गए। आया कुछ समझ में? चलो एक और सवाल करेंगे अपने, फिर और समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास होगी कोई बुक तो आप उनसे भी निकालने का प्रयास करना। करें सवाल? चलो लिखो, सवाल लिखो। ये समझ तो आ गया ना, ये रिपीट करना है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि है हाँ इसी टाइप का, इसी टाइप का ही, कम से कम 3-4 हर टाइप के मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, बहुत कम बच्चे होंगे जिसको पहले क्वेश्चन में समझ में आ जाता होगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में लगभग को समझ में आ जाता है, तीसरे क्वेश्चन में उसको भी समझ में आ जाता है जो बहुत ज्यादा गणित में वीक है, जो कहता होगा कि मैं तो 33 लेयर पास हुए हूं, और 4 तक तो उसको समझ में आ जाता है जिसकी आंखें खुली हैं। आंखें खुली है, कईयों को नींद भी आती है, और 4 के बाद में कोई चांस ना है, फिर बाद में 3 महीने के बाद ही दोबारा राउंड लगेगा। 2.5-3 महीने लगते हैं बार गणित होने में, और एक टॉपिक अपने पास तो एक बार ही होता है, भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में तो दोबारा फॉर्म ही गवर्नमेंट चलाएगी तभी काम बनेगा। तो आंखें खुली रखोगे तो फायदा, आप आंख बंद रखोगे तो उसको सीट मिल जाएगी जिसकी आंखें खुली हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देख लिए जो पढ़ाई में तो होशियार है, फिजिकल में मात खा गया, और कई ऐसा देख लिया जो फिजिकल में तो होशियार है, पढ़ाई में मात खा गया। रिजल्ट आन लग रहे नहीं सामने तारे, जो पुराना बांध तो सब दिख रहे हो सी, नया तो कौन था, पुराना हटा, ऐसा भी बेटा जो साल हो गया, ऐसा भी बेटा जो 6 महीना हो गया, और आन दिनों में वैकेंसी आई है, ठीक है ना। तो वो बच्चा निकल रहा है जो फिजिकल में भी सेट है और पढ़ाई में भी, यानी एवरेज चाहिए गवर्नमेंट को बंदा, ताकि दौड़ावा तो भी ठीक है, पढ़ावा तो भी ठीक है, ना तो सारा जमा घोड़ा चाहिए बने, ना चाहे सारा पढ़ाकू चाहिए बने, ठीक है ना। फिजिकल में भी कईयों के नंबर कम रह गए, पेपर में होशियार थे, रह गए, निकाल दिया उन्होंने। बंदा उनको चाहिए दोनों के अंदर एवरेज, पढ़ने में 10 सवाल पूछा तो 5-7 का जवाब आना चाहिए, और दौड़ावा तो दौड़ना भी चाहिए, उसको चेन हो जाएगा आराम से, कोई मुश्किलात नहीं आएगी। क्वेश्चन है, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, ठीक है ना। अब इस गाय को वो एक बाइक बना देंगे, एक कार बना देंगे, टीवी बना देंगे, समझ गए। या तो फेल पास पूछता है वो, या फिर इस प्रकार का सवाल पूछेगा, जैसे मैंने पूछा भी, एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, गाय की जगह क्या आ जाएगा? बाइक, कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, न्यूज पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, समझ गए। परसेंट लिखा होगा और ऐसी कोई चीज लिखा देगा उसके आगे। तो एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है,
और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों के पास 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। यदि गांव में कुल 96 परिवार है, इस बार कुल दिया हुआ है, इस बार कुल दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं, यदि गांव में कुल, अभी तक तो कुल पूछा था, कुल विद्यार्थी बताओ, कुल विद्यार्थी बताओ। इस बारी कुल दिया हुआ है कि गांव में कुल 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास, तो कितने परिवारों के पास गाय व भैंस कुछ भी नहीं है। कितने परिवारों के पास गाय व भैंस कुछ भी नहीं है। 24, ठीक है ना। तो वो या तो फेल पास का पूछेगा या फिर वो इस चीज के बारे में पूछ लेगा। अब इसके अंदर गाय भैंस है, उसकी जगह वो कुछ भी शब्द यूज कर लेगा, सवाल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो देखो अपने इस बार कर देंगे है और नहीं, बस। गाय तो 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय है, तो 40% ऐसे हो जाएंगे जिनके पास गाय नहीं है, ठीक है। फिर भैंस, तो भैंस के बारे में कह रहे हैं 30% परिवारों के पास भैंस है, तो इसका मतलब 70 के पास नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि 15% परिवार ऐसे हैं, 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, मतलब 85% ऐसे परिवार है जिनके पास गाय और भैंस दोनों नहीं है। और सवाल में लिखा हुआ है कि कुल परिवार कितने हैं? 96। कुल परिवार 96 है। और आप बताओ हमें कि कुल परिवार दिए हुए और पूछे हमसे कि आप बताओ हमें कि ऐसे कितने परिवार है जिनके पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है, यानी ये वाला पूछ रहा है हमसे कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना बनेगा ये 110, और 85 घटा देंगे तो कितना बचेगा भी 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है। जबकि टोटल परिवार कितने हैं? 96 परिवार हैं, और उन 96 परिवार का 25% ऐसे परिवार है जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 96 का 25%, 96 का 25%, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से काट देते हैं, 4 दुनिया 4 चौके 16, 24 परिवार ऐसे हैं गांव में जिनके पास ना कोई गाय है ना कोई भैंस है। आया कुछ समझ में? ठीक है, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कैसा आएगा, आपको इस तरीके से उसको हल करना है। जो सिंगल सिंगल दिए हुए जोड़ देना, दोनों वाले को घटा देना, ठीक है ना। उसके बाद संख्या दी होगी उसके परसेंट के बराबर रख के या तो कुल पूछ लेगा या कुल देकर उस परसेंट का मान पूछ लेगा। गांव में कुल 96 परिवार है और 25% ऐसी आबादी है जिसके पास गाय और भैंस दोनों नहीं है। 96 का 25% कितना होता है? 24। आया कुछ समझ में? ठीक है। और कल सवाल में आपको इससे रिलेटेड और भी सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हो सकता है कच्चा रह गया हो तो कल अपने और इस पे काम करेंगे। टाइम पड़ा क्या अभी? 7 मिनट पड़े हैं, 6 मिनट पड़े हैं, कोई ना। चलो एक सवाल आपको करवा देते हैं, ठीक है। चलो लिखो, यदि किसी संख्या में, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर पूछते रहते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की जाए, यदि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की जाए, यदि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की जाए, यदि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की जाए, लिख दिया। यदि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की जाए,
परिणामी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, इंपॉर्टेंट है ये। यदि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की जाए फिर परिणामी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो अंतिम परिणाम क्या होगा? अंतिम परिणाम क्या होगा? अंतिम परिणाम क्या होगा? तो आप लिख देना 1% की कमी होगी, ठीक है ना, 1% की कमी होगी। ये घूमते घुमाते सवाल आता रहता है, अपने ना सिर्फ ये करेंगे, अपने बहुत सारा करेंगे, लेकिन ये तो आप सीधा सीधा याद ही रख सकते हो। कईयों को जैसे समझने में और में दिक्कत हो तो 1% की कमी होगी, बता देते हैं कैसे होगी, और भी करेंगे फिर अपने, ठीक है ना। पहले संख्या में 10% की कमी कर दी, फिर 10% की वृद्धि कर दी, तो अंतिम रूप से 1% की क्या होगी? कमी होगी। कैसे होगी? सबसे पहले संख्या क्या माननी आपने? 100 माननी, फिर आपने उसमें 10% की कमी कर दी, तो 100 का 10% कितना होता है? भी 10 होता है ना। 100 का 10% 10 ही होता है। अगर आप 10 की कमी करोगे तो संख्या कितनी रह जाएगी? 90 रह जाएगी। यहां तक सही है। यदि किसी संख्या में पहले 10% की कमी कर दी तो संख्या कितनी रहेगी? 90। अब कम की हुई संख्या में 10 की वृद्धि करनी है तो पहले पता तो होना चाहिए ना, 90 का 10% होता है कितना है? 9। आपने 9 की वृद्धि की तो संख्या कितनी बन गई? पहले कितनी थी, अब कितनी रहेगी? कितने की कमी होगी? एक की। ये की कमी हुई किसमें है? अगर 100 में कोई कमी या वृद्धि होती है तो वो परसेंट ही तो कहलाता है। 100 में कोई वृद्धि करे तो परसेंट, 100 में कोई कम करे तो परसेंट। तो 100 में 1 की कमी होगी, 100 में। अब कई बार क्या है कि आप रट्टा लगा लेते हो कि पहले तो 10% की कमी की और बाद में 10 की वृद्धि की है। अगर मैं ये लिख देता ना, अगर मैं ये लिख देता कि पहले संख्या में 10% की वृद्धि की है फिर 10% की कमी की है, तो भी आंसर यही आएगा, 1% की कमी होगी। चाहे पहले कमी करके फिर वृद्धि कर दे, चाहे पहले वृद्धि करके कमी कर दे, आंसर 1% की कमी ही होगी। कैसे होगी? अब इसमें भी देख लेते हैं। 100 थी ना, आपने 10% की इस बार वृद्धि कर दी। 100 का 10 कितना होता है? 10 ही तो होता है। वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब आप कमी करोगे, 110 के 10% की जब कमी करोगे तो कितना कम हो जाएगा? 11 कम हो जाएगा। कितना रह जाएगा? 99 रह जाएगा। तो पहले कितना था? 100 था और अब कितना रह गया? 99। 1 की कमी हुई है किस पर? 100 पर। 100 पर 1 की कमी हुई है, इसका मतलब 1% की कमी। 100 में जो कमी वृद्धि हो वो परसेंट कहलाती है। तो 1% की कमी होगी, चाहे पहले वृद्धि करके बाद में कमी कर दे और चाहे पहले कमी करके बाद में वृद्धि कर दे। परसेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है ना। एक और लिखो, यदि किसी संख्या में, बस ये आखिरी प्रश्न है, बाकी कल करेंगे, है ना। यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में 20% की कमी की जाए, परिणामी संख्या में 20% की कमी की जाए, ठीक है। परिणामी संख्या में 20% की कमी की जाए। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाए, फिर परिणामी संख्या में 20% की कमी की जाए, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? भी अंतिम परिणाम होगा 4% की कमी हो जाएगी। 4% की कमी हो जाएगी। कमी निकालिए क्या? चलो देखते हैं होती है कि नहीं होती। माना संख्या कितनी है? 100 है। पहले 20% की क्या की थी? वृद्धि की थी ना। तो 100 का 20% कितना होता है? 120। फिर 20% की कमी कर दी,
120 का 20, 120 का 20 कितना होता है अभी 24 होता है। घटाने पर कितना रह गया, यानी 100 से घटकर कितना आ गया 96 हो गया ना। तो कितने की कमी होगी भी 4% की कमी हो गई। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, शर्त है कि सेम परसेंट से वृद्धि और सेम परसेंट से कमी होना जरूरी है। जैसे मैंने 2 सवाल लिखवाए ना आपको, दोनों के अंदर वृद्धि और कमी जो हो रही है वो सेम दर से हो रही है। तो सेम दर से अगर कमी वृद्धि हो तो पहली बात हमेशा क्या होगी, कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती। 2 सवाल करा के देख लियो, दोनों में ही कमी आई है, वृद्धि नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती वृद्धि, जब सेम दर से कमी और वृद्धि हो। सेम दर से कमी और वृद्धि हो, हर हाल में क्या होगी, कमी होगी। अब इस कमी का परसेंट कैसे निकाल सकते हो, जिस दर से कमी और वृद्धि हो रही है ना, उसकी क्या लगा देनी है, स्क्वायर, और बटे में क्या लगा देना है 100। तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कितने परसेंट की कमी और वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, जिस दर की कमी और वृद्धि हो रही है उसकी स्क्वायर और बटे में 100 लगाना है। तो पहली बात तो होगी हमेशा कमी, किस दर से कमी वृद्धि, किस दर से कमी होगी वो ऐसे पता लग जाएगा। अभी 2 सवाल किए ना, दोनों का इसमें अप्लाई करके देखते हैं। पहले 10% की कमी की थी अपनों ने, तो 10 की स्क्वायर बटे में 100। 10 की स्क्वायर कितना होता है अभी 100, और 100 में 100 का भाग दोगे कितना आएगा 1। तो 1% की क्या होगी भी कमी होगी। आंसर 1% निकाला था अपनों ने। दूसरे सवाल में 20% की कमी वृद्धि की है ना अपनों ने, तो 20 की स्क्वायर बटे में 100। 20 की स्क्वायर क्या होती है 400 में 100 का भाग दे तो 4, तो 4% की क्या होगी भी कमी। तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपने। अब कल अपने ऐसे सवाल करेंगे जिसमें कमी और वृद्धि अलग अलग परसेंट में हो, अलग अलग परसेंट। अभी तो क्या थे, सेम थे ना, अलग अलग परसेंट कमी वृद्धि हो, फिर देखेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद।